सभी को नमस्कार। आज के पाठ में आपका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने अंतुगुला गांव के टोकरी निर्माताओं के हस्तकला के बारे में सीखा। आज के पाठ में हम पोचमपल्ली के हथकरघा बुनकरों पर चर्चा करने वाले हैं। चलो सत्र शुरू करते हैं। मुझे आशा है कि आप सब तैयार हैं। शुरू करने से पहले क्या आप एक छोटे से सवाल का जवाब दे सकते हैं? ठीक है, आपने सीखा कि हस्तकला क्या है। अब प्रश्न ये है कि हथकरघा के बारे में आपका क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर ये है कि हाथ या पैर की शक्ति से पूर्ण या आंशिक रूप से संचालित बुनाई उपकरणों को हथकरघा कहा जाता है। आइए अब इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पोचमपल्ली में उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री पोचमपल्ली में हथकरघा बुनकर साड़ी बुनाई के चरण, बुनकरों की समस्याएं एवं सहकारी समितियां। खोज शब्दों: कच्चा माल, माल के प्राथमिक उत्पादन या निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सामग्री या पदार्थ। इक्कत, इक्कत एक शब्द है जिसका उपयोग उस विशेष शैली के लिए किया जाता है जिसमें कपड़े को रंगा जाता है। पेटेंट, किसी उत्पाद या आविष्कार को बनाने, उपयोग करने या बेचने का एकमात्र व्यक्ति होने का आधिकारिक अधिकार। टाई और डाई, रंगने के लिए रेशम के धागे को उतार दिया जाता है, लेकिन जब यह सूख जाता है तो इसे फैलाया जाता है, आंशिक रूप से खेला जाता है और फिर से रंगने के लिए बांधा जाता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है और इसे टाई और डाई के रूप में जाना जाता है। ताना और बाना, ताना वह धागा है जो ऊपर से नीचे तक जाता है
और बाना बाएं से दाएं जाने वाला धागा होता है। अवधारणा मानचित्र। पोचमपल्ली में हथकरघा बुनकर। पोचमपल्ली तेलंगाना के यादाद्री जिले का एक छोटा शहर है। यहाँ के बुनकर इक्कत साड़ी नामक अनूठी साड़ियों का उत्पादन करते हैं, जो कुशल कारीगरों द्वारा बुनी जाती है, जो विश्व प्रसिद्ध भी हैं। इक्कत साड़ी, जिसे बांधनी या पोचमपल्ली शैली भी कहा जाता है, वह अपनी पारंपरिक रंगाई तकनीक के लिए भी विश्व स्तर पर लोकप्रिय है। इन रेशम साड़ियों में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं और ये 3 रंगों में आती हैं। लगभग आसपास के 100 गांवों के 10,000 परिवार इस हस्तशिल्प का अभ्यास करते हैं। पोचमपल्ली साड़ियाँ चमकीले रंगों के साथ विशिष्ट रूप से तैयार किया जाता है। जो उन्हें अन्य रेशम साड़ियों से अलग बनाता है। पोचमपल्ली साड़ी भारत का पहला पेटेंटेड हाथ से बुना कपड़ा है, जो अपने अनूठे डिज़ाइनों यानी बनावट और रंगों के लिए जानी जाती है। केवल पोचमपल्ली और उसके आसपास के गांवों में बनाई गई साड़ियों को पोचमपल्ली इक्कत साड़ियों के रूप में बेचा जा सकता है। ये भारत और अन्य देशों में बेचे जाने वाली विशेष और सबसे महंगी मानी जाती है। हथकरघा में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री क्या है और रेशम की साड़ियों की बुनाई के लिए सामग्री कैसे आती है? आइए देखते हैं। रेशम साड़ी बनाने के लिए बुनकरों को रेशमी धागा, रंग और सूती धागे की आवश्यकता होती है। ये सामग्रियां बुनकरों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती, बल्कि वे इन्हें बाजार से खरीदते हैं। रेशमी धागा बनाने के लिए जिन रेशमी कीड़ों का उपयोग किया जाता है, उन्हें शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। रेशमी कीड़ों का पालन पोषण छोटे किसानों द्वारा किया जाता है। कपास खेतों में उगाई जाती है और कारखानों में या घरेलू उद्योग के रूप में धागा बनाया जाता है। रंग अक्सर कारखानों में बनाया जाता है। बुनकर बाजार से धागा और रंग खरीदते हैं। आइए देखें
बुनकरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण। बुनकर साड़ियाँ बनाने के लिए करघे और चाकू का उपयोग करते हैं। बुनकर बिना कोई गलती किए सांचे का पूरी तरह से पालन करते हैं। बहुत अभ्यास के बाद वे नई रचना बनाते हैं। साड़ी बुनाई की प्रक्रिया। साड़ी बनाने के कई चरण होते हैं। सबसे पहले रेशमी धागे को एक रील पर लपेटा जाता है। इसके बाद बुनकर धागे पर रचना के साथ निशान लगाते हैं। इन निशानों से बुनकरों को यह पता चलता है कि धागे के प्रत्येक भाग को कौन से रंग में रंगना है। जब रंगाई पूरी हो जाती है, तब धागे का उपयोग बुनाई के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे कि रंगाई की प्रक्रिया कैसे होती है। रेशम के धागे को कई बार रंगा, खींचा और बांधा जाता है। लाल और भूरे रंगों के लिए एलिजारिन रंगों का उपयोग किया जाता है। लाल रंग के लिए धागे को भिगोया, सुखाया, फिर से भिगोया, एलिजारिन पेस्ट में डुबोया और उबाला जाता है। लोहे का बुरादा भूरे रंग बनाते हैं। लोहे के बुरादे को सिरके में घोलकर काला रंग बनाया जाता है। ताना और बाना। कपड़े में धागे ऊपर से नीचे और किनारे से गुजरते हैं। जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। ताना वह सूत है जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है और बाना वह सूत है जो बाएं से दाएं जाता है। पोचमपल्ली में एक बुनकर के घर की यात्रा से ली गई इन तस्वीरों को देखें, जो जगतैया के परिवार के लिए साड़ी बुनाई एवं वंशानुगत व्यवसाय है। जगतैया पोचमपल्ली के निवासी हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य, उनकी पत्नी, उनका बेटा मुरली, साथ ही उनकी बहू, सब के सब बुनकर के रूप में काम करते हैं। जगतैया के परिवार को इक्कत साड़ियाँ बुनने से जो आय मिलती है, वह परिवार के भरण पोषण के लिए अपर्याप्त है। मार्च से मई तक जगतैया का परिवार दिन में केवल कुछ घंटे ही बुनाई कर सकता है। क्योंकि यह गर्मी का मौसम है,
धागा आसानी से टूट जाता है। परिवार इन महीनों के दौरान दोपहर तक काम करना बंद कर देता है। महिलाओं को बुनाई और खाना पकाने, पानी लाने और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने जैसे घरेलू कार्यों के साथ साथ बुनाई की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। अतीत में जगतैया का परिवार विशेष रूप से सहकारी समिति के लिए बुनाई करता था। अब सहकारी समिति पर्याप्त काम प्रदान नहीं करता है, इसलिए उन्हें अपने परिवारों का समर्थन के लिए पैसा कमाने के अन्य तरीके खोजने होते हैं। जगतैया के परिवार ने पोचमपल्ली में इक्कत साड़ियों का निर्माण शुरू किया जब उन्होंने उन्हें काम और भुगतान की पेशकश की। इसके बावजूद जगतैया सहकारी समिति के सदस्य बने हुए हैं। इस उम्मीद से कि आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे। बुनकरों की समस्याएं और सहकारी समितियां। तेलंगाना भारत के उन राज्यों में से एक है जहां बड़ी संख्या में हथकरघे हैं। पिछले कुछ दशकों से हथकरघा बुनकरों को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वे पावरलूम और कारखानों से बने कपड़ों से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। मिल निर्मित कपड़ा हथकरघा कपड़ों की तुलना में सस्ता होता है। यह सिंथेटिक धागे से बनाया जाता है, जिसकी कीमत कपास या रेशम से बहुत सस्ता होता है। हालांकि यह अपनी उच्च गुणवत्ता और अद्वितीय सुंदरता के कारण लोकप्रिय है, लेकिन पोचमपल्ली साड़ियाँ महंगी होने के कारण उनके मांग में कमी आ रही है। इसके बावजूद जगतैया सहकारी समाज के सदस्य बने हुए हैं, उम्मीद करते हुए कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन दलालों यानी बिचौलियों की संलिप्तता के कारण बुनकरों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। शहरों में फैशन तेज़ी से बदलते हैं और बुनकरों के लिए यह जानना मुश्किल होता है कि कौन सी डिज़ाइन की मांग है। उन्हें कच्चे माल जैसे कि कपास या रेशम के धागे के लिए मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए मध्यस्थों की स्थिति अच्छी है और उन्हें बुनकरों की तुलना में अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। सहकारी समितियां बुनकरों को उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं के अनुरूप साड़ियों का उत्पादन करने के लिए अवसर प्रदान नहीं करती है। इससे बुनकरों को मध्यस्थों और व्यापारियों पर और भी अधिक निर्भर रहना पड़ता है।
तेलंगाना में मास्टर बुनकर और व्यापारी हथकरघा कपड़ा उत्पादन का प्रबंधन करते हैं। बुनकरों को सामग्री प्रदान करते हैं, तैयार उत्पाद इकट्ठा करते हैं और उन्हें थोक विक्रेताओं को बेचते हैं। वे मजदूरी का भुगतान करते हैं और ऋण की पेशकश करते हैं, लेकिन अधिक लाभ के लिए मजदूरी का भुगतान करते हैं। अतः सहकारी समितियों को काम उपलब्ध कराना चाहिए और विपदाग्रस्त बुनकर परिवारों को प्रमुख बुनकरों से बचाना चाहिए। निष्कर्ष। पोचमपल्ली हस्तकरघा अपने जटिल पैटर्न यानी नमूने, चमकीले रंगों और अद्वितीय बुनाई के विधियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे स्थानीय बुनकरों और अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचते हैं। मुझे आशा है कि आप सब हस्तकरघा बुनकरों की समस्याओं और जीवन शैली को समझ पाए होंगे। हम अगले सत्र में वापस आएंगे। धन्यवाद।